तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम लोग क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, जिसका नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बच्चों, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है उसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस एनवायरनमेंट में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। कह रहा है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके सिंगल सेल्ड होते हैं, जिसमें आप लोग देखोगे कि आपको कुछ बैक्टीरिया दिखाई देंगे, कुछ एल्गी होंगे, कुछ प्रोटोजोआ होंगे। ठीक है, तो ये आपके सिंगल सेल्ड होंगे। और मल्टी सेलुलर, वहीं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चों मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जिससे कह रहा है कि सच एज़ मेनी एल्गी, आपको बहुत सारी जो एल्गी देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। एंड फंगाई, तो आपके जितने भी फंगाई जो फंगस हैं ये सब आपके कैसे हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो देखो लिखा क्या है, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, ये हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। तो बच्चों वो प्लेसेस जहाँ पे आपका बर्फ़ जमता है, जहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है, माइनस डिग्री आपका चला जाता है, -4 -3, तो इस तरह के क्लाइमेट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं। उस तरह के टेम्परेचर को भी ये एडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, वहीं कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो खौलते हुए झरने होते हैं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक के पानी में भी कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है, कि ये जो टेम्परेचर है ये उनको सूट करता है, वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर और क्या कह रहा है बच्चों, एंड डिज़र्ट्स, रेगिस्तान में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। टू मार्शी लैंड, मार्शी लैंड का मतलब क्या होता है बच्चों, जो दलदली प्लेस होता है, दलदल वाली जगह। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं, चाहे आपका बहुत ज़्यादा ठंडा वाला प्लेस हो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको पाया जाएगा। ठीक है, वहीं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब खौलता हुआ जो पानी होता है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको रेगिस्तान में पाए जाएंगे और वहीं पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दलदल वाली प्लेसेस पर भी मिलते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो कह रहा है बच्चों ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स के भी अंदर पाए जाते हैं, और जो आपके कुछ प्लांट्स होंगे प्लांट्स के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। तो कह रहा है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चों ऐसे होते हैं जो खुद से ग्रो करते हैं। ठीक है, जिनका रिप्रोडक्शन खुद से होता है, जिनकी ग्रोथ इंडिविजुअल हो जाती है, उनको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए दूसरी बॉडी चाहिए होती है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों वायरस के बारे में, तो वायरस इंडिविजुअली ग्रो नहीं करता है। ठीक है, इसको ग्रो करने के लिए होस्ट के सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वायरस कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। वहीं जो हमारे बैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं, प्रोटोजोआ हैं, ये इंडिविजुअली ये खुद से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर तरह के एनवायरनमेंट में पाया जाता है। ठीक है, चाहे आपका बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो, चाहे आपका बहुत ज़्यादा गर्म खौलता हुआ पानी हो, चाहे आपका दलदल वाली जगह हो, चाहे आपका रेगिस्तान हो। ठीक है, इवन हम लोगों की बॉडी के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। ठीक है, कि जैसा कि चैप्टर में आप लोग देख रहे हो कि चैप्टर का नेम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं, मतलब वो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। वहीं कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों जो फोए हैं।
फोए का मतलब जो हमारे एनिमी हैं, हमारे दुश्मन हैं, जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को उन्हीं के बारे में पढ़ना है कि ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं और ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे फोए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। लिखा क्या है देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। तो हमारे लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लाइफ में नहीं होंगे तो बहुत से ऐसे काम होंगे, ठीक है, जो हम नहीं कर पाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही मददगार होते हैं, ठीक है, जिससे हमें बहुत ही हेल्प मिलती है। वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज। कह रहा है वहीं कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है, और जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो इन्हीं के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें बच्चों जो हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेंड हैं, ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल हैं, उनके बारे में। तो देखिए लिखा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज़। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका यूज बहुत तरह के कामों के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। तो जो दही घरों में जमती है बच्चों, तो ये दही घर में जमती है, किसके कारण जमती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण जमती है। ठीक है, और बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे ब्रेड बनता है, केक बनता है, तो ब्रेड और केक भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही बनता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एज। कि बहुत समय पहले से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से एल्कोहल बनाई जाती है। ठीक है, जो एल्कोहल बनती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बन रही है और बहुत समय पहले से बन रही है, ये आज से नहीं बन रही है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आपसे क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है बच्चों, ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब जो नेचुरल वेस्ट है, जैसे आपके वेजिटेबल वेस्ट हो गए, एनिमल्स का जो वेस्ट हो गया, ठीक है, आपके डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करते हैं, इनको सड़ाने गलाने का काम करते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जो मैन्योर बनता है बच्चों, जो खाद बनाई जाती है, जिसमें एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, तो इसको डिकम्पोज करते हैं। कौन डिकम्पोज करते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको क्या करते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके इसको मिट्टी में मिलाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। तो बच्चों जो बहुत सारी मेडिसिन्स बनती है, जो दवाइयाँ बनती हैं, जिसको आप लोग खाते हो डॉक्टर की एडवाइस से, तो बहुत सारी मेडिसिन्स जो है बैक्टीरिया की हेल्प से बनती है। ठीक है, इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। आप लोगों ने इसको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, कि जो आप लोगों ने पढ़ा था कि जो आपके लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, जिनके रूट्स के नोड्यूल्स में, ठीक है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करना और उसको मिट्टी में मिलाना। ठीक है, तो वो काम कौन कर रहा था, बैक्टीरिया कर रहा था। तो बैक्टीरिया जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो बैक्टीरिया की हेल्प से आप लोग देख रहे हो मेडिसिन बनाई गई। बैक्टीरिया ही बहुत सारे आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो आपके जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, जो आपके एनिमल वेस्ट हैं, इनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में करके डिकम्पोज करके सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो एक तरह से एनवायरनमेंट को भी ये क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ये जो दही जमती है और ये जो ब्रेड बनता है, ये कैसे होता है, ठीक है, किसकी हेल्प से होता है। तो यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज़ टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो बच्चों आप लोगों ने क्लास 7th में स्टडी किया है कि ये जो मिल्क होता है बच्चों, मिल्क जो है
दही में कन्वर्ट हो जाता है किसकी हेल्प के कारण? बैक्टीरिया की हेल्प के कारण। ठीक है, अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो आपका दूध कभी भी दही में कन्वर्ट नहीं होगा। तो बैक्टीरिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, मिल्क को दही में कन्वर्ट करने का। तो देखो ये पहेली क्या कह रही है, आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वॉन्डर वाई। तो पहली क्या देखती है कि इसकी मम्मी है, ठीक है, वो जो है गरम दूध लेती हैं, ठीक है, और गरम दूध में वो दही का छोटा सा पार्ट 1 चम्मच लेकर के उस दूध में डालती हैं, ठीक है, ऐसा डाल के वो रख देती हैं। और नेक्स्ट डे क्या होता है, दही जब ये पहेली जा कर के उसको देखती है तो जो मिल्क था वो मिल्क दही में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा देख करके पहेली को आश्चर्य हुआ कि ऐसा हुआ कैसे, ठीक है। तो देखिए क्या है, ऐसा किस तरह से पॉसिबल हुआ। तो कह रहा है जो कर्ड होती है, ठीक है, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो आपकी दही होती है, दही में बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो दूध में जब 1 चम्मच दही का डाला गया था तो जो 1 चम्मच दही का था ना, उसमें ना जाने कितनी कॉलोनीज थी बैक्टीरियाज की, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो वो जो छोटा सा दही का पार्ट जो डाला गया था दूध में, उस छोटे से दही के पार्ट में बहुत तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें से आपका एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस होता है, इस लैक्टोबैसिलस के कारण ही क्या होता है कि आपका जो दूध होता है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, देखो क्या कह रहा है, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क। तो ये जो लैक्टोबैसिलस जो है बच्चों, ये मिल्क में जाता है, तो मिल्क में घुलते ही इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी जल्दी होती है, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। और फिर ये क्या करता है, उस दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि ये जो दही होती है, दही किस बैक्टीरिया के कारण जमती है, ठीक है, विच बैक्टीरिया प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो आपका आंसर क्या होगा, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया दही में पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखते हो दूध में जब आप थोड़ा सा दही का पार्ट मिलाते हो तब जा कर के वो दही बनती है पूरी, ठीक है। तो जो दही का छोटा सा पार्ट आपने ऐड किया है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया तो पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, वही जो है जा कर के आपके दूध में मल्टीप्लाई होता है और उस दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखिए क्या कह रहा है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बच्चों जो पनीर बनता है ना घरों पे, आप लोग देखते हो दूध को फाड़ करके बनाया जाता है, तो जो चीज़ भी बनता है वो किसके कारण बनता है बच्चों, बैक्टीरिया के कारण ही बनता है। पिकल्स, जो अचार आपके घर पे बनता है बच्चों, वो भी किसकी हेल्प से बन पाता है, बैक्टीरिया की हेल्प से बन पाता है। एंड मेनी अदर फूड आइटम्स, इस तरह से बहुत से फूड आइटम्स होते हैं जो बैक्टीरिया की हेल्प से प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा इडलीज, ठीक है, एंड भटूराज इज़ कर्ड। तो आप लोग देखते हो बच्चों कि आप लोगों के घर पे जब कभी जो है सूजी की जब इडली बनती है और जब आपके घरों में भटूरा बनता है तो उसमें बच्चों दही को मिलाया जाता है, ठीक है। तो दही को जब उसमें मिलाया जाता है तो आप लोग देखते हो उसका एक अलग सा टेक्सचर आता है, ठीक है। आपकी जो इडली होती है वो इडली आपकी फुली फुली अच्छी सी बनती है। जो आपका भटूरा होता है, भटूरा आपका बहुत ही फ्लपी हो जाता है, बहुत ही उसमें जो है आपको टेस्ट आता है, ठीक है। तो दही के मिलाने से ऐसा क्या होता है, तो दही में बच्चों आपको पता है कि दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। तो ये जब आपका इसमें जा कर के मिक्स होता है, ठीक है, तो ये एज ए कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है, और जो है आपके कुछ एसिड्स को रिलीज़ करता है जिसके कारण इसमें फ्लपीपन आता है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर। तो बच्चों आप लोग देखते हो कि आप लोगों के घर पे कभी कभी जो डोसा बनाया जाता है, ठीक है, उसके लिए चावल को पीस करके,
ठीक है, और उसमें कुछ मूंग की दाल वगैरह को पीस करके उसको जो है कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिससे डोसा या इडली आपके घरों में जब बनाया जाता है चावल और दाल को पीस करके, तो उसको क्या किया जाता है, कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो फिर जब कुछ घंटों के बाद उसको देखा जाता है बच्चों, तो उसमें आप क्या देखते हो कि उसमें खमीर निकली हुई होती है, खमीर उठ जाती है, ठीक है। तो खमीर किसके कारण से उठती है, तो कह रहे हैं कि बैक्टीरिया और ईस्ट जो होते हैं वो खमीर उठाने का काम करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया और ईस्ट जो है ये जब इसके अंदर जाते हैं तो ये बहुत सारे एसिड्स को, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को रिलीज़ करते हैं, जिससे इसके अंदर कुछ बबल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसमें खमीर उठती है। और जब इसका डोसा और इडली बनता है तो उसमें एक अलग सा टेक्सचर आता है, ठीक है। आपको फुली फुली इडली मिलती है, आपको जो है कुरकुरे कुरकुरे जो है अच्छे अच्छे आपको डोसा जो है खाने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये एक एक्टिविटी है 2.3। तो 2.3 एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि आपको जो है ½ kg फ्लोर लेना है, ठीक है। फ्लोर मतलब आपको आटा लेना है, तो आप आटा ले सकते हो आपने गेहूं का या आप मैदे का आटा ले लो, ठीक है। ऐड सम शुगर, उसमें आप कुछ शुगर डाल दो, एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, और उसमें फिर आप क्या करो, कुछ गर्म पानी डाल दो, ठीक है। फिर क्या करना है, ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डग, ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना है, कुछ अमाउंट 1 चम्मच आपको उसमें ईस्ट पाउडर मिलाना है और इसको आपको गूंथ करके एक सॉफ्ट डो बना लेना है, ठीक है। मतलब इस आटे को आपको सान लेना है। तो इसमें आपने क्या लिया, ½ किलो आटा लिया है, जिसमें आपने कुछ चीनी डाला है, ठीक है। साथ में आपने कुछ गर्म पानी को ऐड किया है, ठीक है। और फिर इसमें आप लोगों ने ईस्ट को मिलाया और इन सबको आपने सान करके एक सॉफ्ट डो बना लिया। वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, फिर सॉफ्ट डो बना करके आप इसको रख दो, ठीक है, 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद जब आप आओगे तो आप क्या नोटिस करोगे, डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, तो कह रहा है आप लोग जो ये डो बना के किए, जो आटे को सान के तैयार किए हो, क्या 2 घंटे बाद जब आप आओगे तो आपको क्या दिखेगा, ये जो डो है, डो आपका फुल गया है। पहले देखो आपने सान करके इसको ऐसा छोड़ा था, 2 घंटे बाद देखो ये आपका इस तरह से फुल गया, ठीक है, आटा आपका फुल गया है। तो ऐसा हुआ क्यों है, किस कारण से हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली। तो ईस्ट जो इसके अंदर होता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईस्ट का जो है रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट होता है, एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसमें जो ईस्ट होता है बच्चों, ईस्ट क्या करता है कि जब ईस्ट को शुगर के ऊपर डाला जाता है ना, तो ईस्ट जो है शुगर को एज ए फूड लेता है, ठीक है। तो ईस्ट जो है शुगर को एज ए फूड की लेकर के उसको क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है, ठीक है। और जब ये ईस्ट है, ईस्ट भी आपका एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही आता है, तो ये जब शुगर को फीड करता है ना, जब ये उसको खाता है खाने के रूप में, तो इसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, मतलब कुछ इसके वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल्स जब इसके निकलते हैं तो आप कह सकते हो कि ये बहुत सारे, जब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालता है, फूड को, शुगर को फूड की तरह इनटेक करता है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये क्या करता है, रेस्पिरेशन, सांस जब लेता है ना, तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशंस ये कार्बन डाइऑक्साइड्स गैस को प्रोड्यूस करता है, रिलीज़ करता है, ठीक है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बबल्स की फॉर्म में इसमें फिलअप हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो लिखा क्या है, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो। तो जो आपकी गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड्स, इसके जो बबल्स होते हैं ये डो के अंदर आ जाते हैं और पूरा भर जाते हैं, एंड इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम। तो इस तरह से इनका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों कि ये जो डो है, डो का वॉल्यूम क्यों बढ़ा, क्योंकि जब हमने ईस्ट को इसमें ऐड किया, शुगर को भी हमने इसमें ऐड किया था, तो ईस्ट जो है शुगर को एज ए फूड की तरह खाता है, ठीक है। जब वो खाता है तो इसके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं, निकलते हैं, और जब ये खाता है तो खाने के साथ साथ ये क्या करता है, रेस्पिरेशन भी लेता है, सांस भी लेता है। तो जब ये रेस्पिरेशन लेता है तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये कार्बन डाइऑक्साइड्स गैस को रिलीज़ करता है, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो बबल्स होते हैं वे डो के अंदर जा कर के फिल हो जाते हैं। तो इस तरह से डो का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्रीज़।
तो इसी तरह से बच्चों इस ईस्ट का यूज बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। ठीक है, तो ब्रेड को बनाने के लिए, पेस्ट्री को बनाने के लिए, केक को बनाने के लिए आप लोग देखते हो ना, केक और पेस्ट्री बहुत ही स्पंजी होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। ब्रेड भी आप लोग जब फ्रेश मार्केट से लेके आते हो तो वो भी आपके स्पंजी और सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। तो ये जो आपका ईस्ट है, ईस्ट की ही हेल्प से इन सारी चीज़ों को बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए बच्चों, हम लोग आज की इस क्लास को यहीं तक फिनिश करते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।